कहानी लूना की जुबानी। आज जो मेरी हालत है उसकी वजह 1 साल पहले की वह घटना है, जब मैं फोन पर वह मैसेज देखा था। मेरे हाथ पसीने पसीने हो गए थे। मैंने मैसेज देखकर इतनी खो गई थी कि कब मेरी हिस्ट्री की क्लास पूरी हो गई पता ही नहीं चला। राज का मैसेज था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो अभी आने वाला है। मैं तुम्हें जल्दी कैफेटेरिया में मिलता हूँ, मिस यू। यह मैसेज पढ़ते ही मैं किसी मूर्ति की तरह जम गई थी। शायद मैं इतनी नर्वस नहीं होती अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा ने जो कहा था वह कल मैंने सुना न होता। उधर से रेखा की आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, क्या कह रही हो? उसने कहा, बहुत भूख लगी है, कैफेटेरिया में चलते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया, मेरा पैर हिल भी नहीं रहा था। रेखा मुझे खींचकर कैफेटेरिया में लेकर आई। मैं रेखा को हंसते हुए देखना चाहती थी, न कि उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। पर मुझे पता है रात से बचने का मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। आज नहीं तो कल वह होने वाला था। कैफेटेरिया में आकर रेखा ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। कहा, क्या राज हमारा इंतजार कर रहा है? सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे कुछ नहीं कह सकती थी। तभी राज ने कहा, सब लोग ध्यान दे। अब सबकी नजर राज पर थी और राज की निगाहें मेरे ऊपर थी। कैंटीन में सारी लड़कियां मुझे देखकर जलन वाली निगाहों से घूर रही थी। रेखा ने तभी मेरा हाथ छोड़ दिया। राज ने कहा, आखिरकार यह होने जा रहा है लूना। मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि तुम किसकी होने वाली हो। मैं आज यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि लूना अब आप लोगों की पहुँच से बाहर है। शायद यह मुझे और पहले करना चाहिए था लूना। उसकी यह बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे नहीं लगता कि राज ने नोटिस किया होगा, क्योंकि वह अब भी एक्साइटेड था। पर यह तो बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि मैं भी राज को पसंद करती हूँ। तो आखिर फिर क्या मामला है? अपनी सांस को रोक मैंने राज के जुबान से लुढ़कता हुआ वह सवाल सुना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आज की कहानी। मैं अपने कार से बाहर निकली और अपने स्कूल की बिल्डिंग को देखने लगी। एक और निराश दिन बीतने वाला है, पर जितनी देर तक मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी सब ठीक रहेगा। मेरे मम्मी पापा ने सबसे अच्छे स्कूल में बेवजह ही मुझे भर्ती नहीं करवाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 साल से स्कूल की ग्रुप की जाति से निकाली गई हूँ। स्कूल में कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अपने बैग की स्ट्रिप को कसकर पकड़ के मैंने एक जोर से सांस ली। खुद से कहा, लड़ती रहो लूना, तुम उनको निराश नहीं कर सकती। मैंने अपनी घड़ी देखी तो बस 5 मिनट ही रह गए थे क्लास के लिए। मैं हमेशा अपने क्लास में लास्ट मिनट में ही पहुंचती हूँ। मुझे पता है आज हमें स्मिता मैडम पढ़ाने वाली हैं, जो वक्त की बहुत पाबंद है। जब मैं हॉल के रास्ते तक पहुंची, ज्यादातर स्टूडेंट अपने आप को क्लास के अंदर सेटल कर लिया था और मैं रोज की तरह इस ठंडे माहौल में कांप रही थी। यह जगह इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, पर पिछले साल मेरे साथ उस वारदात के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है। जोर जोर से उस समय मुझे किसी के कदमों की आवाज आई, जो कि मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं मुड़कर देखी तो कोई हॉल के रास्ते से दौड़ कर आ रहा था। एक लड़का दौड़ता हाँफता माथे को चटकता हुआ आया, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। मेरी आंखें उसकी बनावट को देखने लगी। भूरे बाल और हरी आंखें, उसकी खूबसूरती को मैं महसूस करने लगी। अपना बैग एक कंधे से लटका रखा था। उसका सीना अभी भी ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि वह दौड़ रहा था। और मेरी आंखें उसे करीब से देखने लगी कि कैसे शर्ट के ऊपर से उसकी बॉडी परफेक्ट लग रही थी। चौड़ा कंधा होने के साथ साथ मैं यह कह सकती हूँ कि इस लड़के के एब्स एकदम परफेक्ट थे। मेरी आंखें धन्य हो गई। अब मैं जब उसे देखकर सोचने लगी तो वह जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने अपने भौं ऊपर उठा ली जैसे जैसे मेरी आंखें उसे परखने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ यह लड़का कौन है। मैक्स कॉपर। यह ऑस्ट्रेलिया से नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे क्लास की एक लड़की गलती से इंस्टाग्राम की लिंक ग्रुप में भेज दी थी। कहा था यह बहुत हॉट है, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी और कल रात मैं उसके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल चेक की थी। यह तो असली में और ज्यादा हैंडसम लगता है। वह लड़कियां अपने ग्रुप से मुझे अभी तक नहीं निकाला, यह बात मुझे व्यग्र करती है। पर यह ग्रुप में मुझे एक आध बार बुली करते हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ मुझे क्यों नहीं निकाला। यह बहुत ही अनोखी बात है। एक नया स्टूडेंट ऐसे मिड सेशन में हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ, पर मुझे पता चला मैक्स के पापा एक बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी में न्यू कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। शायद इसी वजह से वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है। हे, उसने बुलाया। उसकी आवाज़ काफ़ी कर्कश और हल्की थी, जिससे वह और मर्दाना लग रहा था। मैक्स मेरे
पास आया और मेरा शरीर बिल्कुल जम गया। मैं बिल्कुल सीधी हो गई। क्या तुम्हें पता है क्लास 11-2 कहाँ पर है? मैं अपने होंठ काटने लगी। मुझे उसके लिए करुणा होने लगी। हमारा स्कूल बेकार में ही इतना बड़ा है। पहली बार आने से बिल्कुल भूल भुलैया ही लगता है। सबसे मजेदार बात यह है, जो क्लास वह पूछ रहा है वह मेरे क्लास ही है। वह वहाँ हॉल के आखिरी में है। मैंने उसे उंगली से दिखाई। थैंक्स कहकर मुझे एक बार भी बिना देखे वो दौड़ता हुआ उस ओर जाने लगा और मुझे उसने मुंह खोलकर ताकता हुआ छोड़ गया। यह नया लड़का पहला दिन देर से नहीं पहुंचना चाहता। मैं उधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। किस्मत से पूरा कॉरिडोर खाली था। मेरी आंखें फिर से मैक्स पर गई जो हॉल की आखिरी में चल रहा था। मैं अब यहाँ पर और किसी के साथ बात नहीं करती। फिर एक नए लड़के के साथ बात करना जिसकी ट्रेंड अभी चल रही है, बस बाकियों को और ज्यादा उकसाएगा। उनकी आंखों में लूना किसी लड़के के साथ बात करे यह अपराध है, खासकर अगर मैक्स कॉपर जैसा लड़का हो तो। मैं अपने पैरों को धीमी गति से चलाने लगी। एक के बाद एक मैक्स पहले ही क्लासरूम में गायब हो गया था। यह दर्दनाक तरीके से धीमी चाल थी। जब मैं अपनी क्लास में पहुंची ऐसा लगा कि मेरे ऊपर मानो बिजली गिरी हो, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट थी। खुद को जानबूझकर लेट करवाया, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जैसे ही मैं क्लास के अंदर आई सबकी आंखें मेरी ओर थी। मैक्स पहले से ही बैठ गया था। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि वह मेरे पीछे वाले डेस्क पर ही बैठा था, इस रो का सबसे दूर वाला डेस्क जो कि खिड़की के पास था। मुझे याद आया यह इकलौता डेस्क है जो खाली है और कोई भी इस कमरे के कोने में बैठना नहीं चाहता, खासकर मेरे पीछे। तुम लेट हो लूना, मैडम मुझे घूर रही थी। मैंने कहा मैं सॉरी मिस। दिमाग कह रहा था कोई बहाना बनाओ, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कहा तुम अपने बहाने अपने पास रखो, मैं बिल्कुल अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी अगली क्विज में तुम्हारे नंबर इस वजह से काट लिए जाएंगे। मेरा दिल बैठने लगा। वही मैक्स मुझे त्योरी चढ़ाकर देखने लगा। वह सोच रहा होगा कि मैं अजीब हूँ। उसे तो सही समय में पहुंचा दिया, पर खुद को जानबूझकर देर करके आई। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने सीट पर दुबक कर बैठ गई और आसपास खुसुर फुसुर को अनसुना करने लगी। क्लास खत्म होने से पहले स्मिता मैडम ने कहा कि कल लैब की क्लास है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी पार्टनर चुन लिया होगा। कोई ऐसा है जिसे अभी तक अपनी जोड़ी नहीं मिली? वह प्लीज हाथ उठाए। अनिच्छा से मैंने धीरे धीरे हाथ उठाया और मुझे शर्म आने लगी। कोई भी मेरे साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहता और जितने बच्चे हमारे क्लास में हैं वो भी बेजोड़ संख्या है, जिसलिए मैं अकेली रह जाती हूँ। ठीक है मैक्स, फिर तुम लूना के साथ जोड़ी बनाओगे अगले लैब सेशन के लिए, स्मिता मैडम ने कहा। मैं अपने आप को दोष देने लगी। मुझे यह ध्यान नहीं था कि मैक्स भी अपना हाथ उठाया होगा। मैंने अपने हाथ नीचे कर दिए, इस बात को अनदेखा करके कि सब लोग अब मुझे देख रहे हैं। मैडम के जाते ही चारों तरफ क्लास से आवाज गूंजने लगी। सब मैक्स से बातें कर रहे थे। तुम किस शहर में रहते थे? क्या ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा अपना घर है? हमने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स पहले यहीं रहते थे। अपने देश में वापस आकर कैसे लग रहा है? क्या तुम वहाँ फुटबॉल टीम के कैप्टन थे? वहाँ के नियम तो अलग होंगे ना? वहाँ के खिलाड़ी कैसे थे? मैक्स के ऊपर एक के बाद एक सवाल फेंके जा रहे थे। लंच ब्रेक हो गया था तो सब मैक्स को देख के आसपास इकट्ठा हो गए थे। मेरी नजर में आया कि किस तरह से लड़कियों की आवाज उससे बात करते हुए चहक रहे थे। यहाँ भीड़ होती जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं यहाँ से जाना चाहती थी। मुझे अपने नए क्लासमेट जो कि मेरे पीछे बैठता था उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और मुझे यकीन है सब यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सांस छोड़ते हुए मैं उठी और चलकर क्लास से निकली। दरवाजे तक आ गई। मुझे बेंच खींचने की आवाज आई। आसपास की लड़कियां मैक्स को देखने के लिए बैठ गई थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो मैक्स की आंखें मुझ पर थी। यह देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कने लगा। मैं अपने लॉकर को बंद करके लाइब्रेरी में जाने लगी। मेरे दोनों हाथों में किताबें थीं। मैं बचने के लिए पढ़ाई करती हूँ जब चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है और यह काम करता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी आंखें किताब के पन्नों का रस पान करते हैं और कान बेकार की आवाज़ को बंद कर देते हैं। कैफेटेरिया के उस दुर्घटना के 1 साल बीतने के बावजूद लोग चाहते हैं मेरे भयानक व्यक्तित्व का अभी मजाक उड़ाए जब तक यह दुनिया खत्म ना हो जाए। जब लाइब्रेरी के कोने से मैं उठी, मैं किसी से टकराई और मेरी सारी किताबें नीचे गिर गई। मैं झुककर अपनी किताबें उठाने लगी। वह दूसरा व्यक्ति भी झुक गया। मैंने उससे कहा थैंक्स। जैसे ही मैं सर उठाकर उसे देखी, मेरा दिल जोर से धड़का। वह रेखा थी।
उसने मेरी किताबें जो उठाई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना वो वहीं जम गई और अपने हाथों से किताबें नीचे गिरा दी। उसके चेहरे में झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। मेरा दिल इतना बैठ गया कि मैं तुरंत खड़ी हो गई। अपने आप ही मेरे होंठ से उसका नाम निकल गए, रेखा रुको। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक पल के लिए वह रुकी। तुम और कितने लंबे समय तक मुझे यूं टालोगी? मैं दर्द भरी आवाज़ से उससे पूछा। जब भी मैं उससे यह बात करती हूँ मेरे शब्द न जाने कहाँ खो जाते हैं, पर मैं यह अपने दिल में और थाम कर नहीं रख सकती। मेरे दिल में जज्बात उमड़ने लगे थे। मैंने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करती हूँ। रेखा अपनी मुट्ठियों को भींच कर रखी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं कांपते हुए आवाज़ से कही। मुझे सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। अगर मुझे पता होता, मैंने सोचा अगर मुझे यह पहले से आभास हो जाता तो ऐसा होता ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि राज के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है। बहुत हुआ, रेखा ने झपटा और अपने होठों को एक पतली लाइन बना ली। उसने कहा, मैं यह दोबारा और नहीं सुनना चाहती। दांतों में दांत दबाकर यह बात कहते हुए वो वहां से चली गई और मुझे इस बर्दाश्त से बाहर दर्द के साथ वहां छोड़ गई। मुझे मेरी पक्की सहेली वापस चाहिए। ऐसा लगा मेरी कुर्बानी काफ़ी नहीं थी उसे वापस पाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और नुकसान पहले ही हो चुका था। एक दिन बीत गए थे और आज सुबह हमारे केमिस्ट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। मैं मैक्स के साथ जोड़ी में यह काम करने वाली थी। मैं पहले ही सब कुछ सजाकर बेंच पर बैठी हुई थी। मैक्स मेरे पास लैब कोट पहनकर आ गया। मैंने उसे गॉगल्स और ग्लव्स पकड़ा दिया। उसने कहा थैंक्स और मैं बस उसे सर हिलाकर हाँ कहा। मैं बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं हूँ और मैं यह चीज़ बदलना नहीं चाहती, खासकर तब जब मैं उसके साथ हूँ। मुझे पहले ही बहुत ही असुखद एहसास हो रहा था जब सब लोग हम दोनों को देख रहे थे। मैक्स को आए हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ध्यान अब मेरी ओर लोगों का जाने लगा था। स्मिता मैडम लैब असिस्टेंट पर काम छोड़कर बाहर चली गई, जो हमें इसका प्रोसीजर बता रहे थे। आज हम एसिड के साथ धातु का रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। जब मैं मेटल के छोटे छोटे टुकड़े टेस्ट ट्यूब में डाल रही थी, वहीं मैक्स एसिड में पानी मिला रहा था। मैंने मैक्स से इशारे में पूछा, क्या तुम करना चाहोगे या मुझे करने दोगे? उसने कहा, तुम करो। मैं जब टेस्ट ट्यूब में यह एक्सपेरिमेंट करने लगी, मुझे एहसास हुआ मैक्स को एक्सपेरिमेंट ना देखकर वह मुझे देख रहा था। पूरे टाइम वो मुझे ही देख रहा था। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि उसे यह एक्सपेरिमेंट देखकर नोट्स बनाने थे। मेरा गला सूखने लगा था, क्योंकि इस काम में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं उससे पूछने वाली थी कि तुमने इक्वेशन लिखा या नहीं, लेकिन माहौल जैसे ही गर्म हो रहा था, मैं खुद ही किताब के पन्ने खोलकर इक्वेशन ढूंढने लगी। मैक्स ने भी अपना किताब खोला, लेकिन फिर भी मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हें लेट आना पसंद है क्या? वह मुझे फिर से इंटरेस्ट लेकर देख रहा था और उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसकी हरी आंखें इतनी खूबसूरत थी जैसे मुझे लग रहा था उसमें डूब जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कंफ्यूज्ड हो गई। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, तुमने कल मेरी मदद की थी क्लासरूम ढूंढने के लिए। हमें वहाँ समय से जाना चाहिए था, क्योंकि स्मिता मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो तुमने अपने आप को जानबूझकर क्यों लेट करवाया? हे भगवान, अब मैं इसे इस सवाल का क्या जवाब दूं? इससे यह कहूं कि मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है जिससे लोगों का ध्यान मुझ पर आए, या जिसे पाने की मुझे चाहत हो। क्या मैं अभी यह कहा कि मुझे उसे पाने की चाहत है? मेरे साथ जरूर कुछ गलत है। मैं वॉशरूम गई थी, मैंने बका। उसने त्योड़ियाँ चढ़ा ली। तुम्हें देखकर लग रहा था तुम जल्दबाजी में हो जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन तुम जब आखिरकार क्लास में पहुंची तो तुम्हें देखकर नहीं लगा कि तुम्हारी सांस उखड़ रही थी जल्दबाजी की वजह से। वह रुका, फिर से कहा, तुम्हें स्मिता मैडम की क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है? उसकी बात सुनकर मैं अपने भौं ऊपर चढ़ा ली, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं दोबारा से किताब में वह इक्वेशन ढूंढने लगी। क्या तुम उन लोगों को अनदेखा कर देती हो जो तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं? मैक्स ने पूछा। हालांकि वह बुरे तरीके से या रूड तरीके से बात नहीं की थी, बल्कि मजाक के साथ किया था।
मैं उसकी तरफ अपना सर घुमाया और इसे बेकार सा जवाब देने की सोची। तुम्हारी जानकारी के लिए, हाँ मैक्स, मुझे लेट आना पसंद है और मुझे स्मिता मैडम की क्लास से नफरत नहीं है। मैक्स ने अपनी भौं ऊपर कर ली। मैंने कहा, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस मैं अजीब हूँ। मैं दिल से यही चाहती थी कि वह मुझसे दोस्ती न करे, क्योंकि इससे मेरे लिए मुसीबतें आ सकती थी। मैक्स अपने सर को थोड़ा पीछे करके हंसने लगा और पूरे कमरे में उसके हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, जिससे सबके सर हमारी ओर घूम गए। पर मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह और ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यह बहुत अजीब बात है, मैं उसे यूं हंसता हुआ ज़िंदगी भर देख सकती हूँ। जब वह आखिरकार रुका, फिर बहुत ही चमकदार आंखों से मुझे देखने लगा। कहा, तुम बहुत मज़ेदार हो सकता है मैं हूँ या नहीं, पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे एहसास ना हो कि सबकी आंखें हमारी ओर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना मुंह अब बंद रखूंगी पूरे सेशन में। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है यहाँ कोई मज़ेदार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या नहीं? मैंने अपने सर हिलाकर उसे कहना चाहा कि मुझे नहीं मालूम। उसने मजाक से कहा, क्या और यहाँ कोई टीचर है जो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ हो, स्मिता मैडम को छोड़कर? मैं ना कहते हुए अभी बैठे बैठे अपना जवाब लिख रही थी। उसने कहा, क्या इस लंबाई के बाल तुम बांध कर रख सकती हो? अब उसकी इस बात से मेरा ध्यान उसकी ओर गया और मैं उसकी ओर देखने लगी। यह मेरे मध्यम लंबाई के भूरे बाल पर आज तक कभी किसी लड़के ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। यह मेरे कंधे तक था। हाँ, मैं इसे अब भी बांध सकती हूँ। हो सकता है कुछ बाल छूट जाए। अजीब सवाल था। उसके बाद उसने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अब उसके इस आखिरी सवाल ने मुझे एकदम धक्का दे दिया। अब मैं उसकी ओर और नहीं देख सकती, इसलिए सीधे अपने कागज में देख रही थी। जब वह केमिस्ट्री को छोड़कर मुझे समझने में ज़्यादा बिजी था, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। मुझे लगता है उसने मेरे चेहरे पर झुंझलाहट को देख लिया था, क्योंकि जब उसने कहा, मुझे लगता है तुम सही हो, तुम बहुत ही अजीब हो, वह बिल्कुल बर्फीली आवाज़ से बोला था और मैं कोशिश करने लगी कि उसकी बातों का बुरा न मानूं। मैंने उसके सामने यह इम्प्रेशन बनाया कि मैं एक घमंडी जीभ हूँ। सारे दूसरे स्टूडेंट भी मेरे बारे में यही समझते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कोई दूसरा उस लिस्ट में और न जुड़ जाए। सबको यह लगता है कि मैं सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड बिजनेस की दुनिया में सबसे प्रभावशाली बिलियनियर है, वहीं मेरी माँ एक सुपरस्टार है। मैंने अपना पेन डेस्क पर पटका और टेस्ट ट्यूब की सारी चीज़ें उसकी सही जगह पर खाली करने गई, ताकि इन टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए दे सकूं। मैंने कहा, मैं अपने असाइनमेंट पेपर जमा करने जा रही हूं। मैंने लैब असिस्टेंट को जब अपना पेपर जमा किया, उसने देखकर हाँ में सिर हिलाया। जब मैं वापस आई, देखा मैं एक टेस्ट ट्यूब मैक्स को देना ही भूल गई थी, जो सारे टेस्ट ट्यूब को धो रहा था। मैं आखिरी ट्यूब पकड़ा, पर उसकी चीज मेरे हाथ में गलती से गिर गई। टेस्ट ट्यूब मेरे हाथ से गिरकर टूटकर जमीन पर बिखर गई। मैक्स ने कोसते हुए कहा, शिट। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी नज़र जमीन में बिखरे हुए गंदगी पर नहीं, बल्कि मेरे हाथ पर थी। और यह बेवकूफ़ी थी कि मैंने पहले ही ग्लव्स खोल दिया था, जिससे अब मेरी त्वचा जलने लगी थी। मैक्स अपना सिर क्लास के शुरू में घुमाया, पर लैब असिस्टेंट वहाँ नहीं थी। यह बेवकूफ़ है, यह कहाँ, वह अभी तो यहाँ थी। लैब असिस्टेंट कहाँ चली गई? मैक्स ने दूसरे डेस्क के बच्चों से पूछा। लूना ने अपने हाथ में केमिकल गिरा ली है, पर वह क्लासमेट कहाँ उसके सवाल का जवाब देने वाले थे। उन लोगों ने उसके सवाल को ऐसे झाड़ दिया जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्स की त्योरी चढ़ गई। काश उसे पता होता। बाकी सारे ग्रुप भी दूसरी ओर मुंह कर लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर किसी ने देखा भी तो उनको उस ट्यूब की चिंता थी जो नीचे गिरी हुई थी। मैं इधर उधर देखने लगी ताकि कोई डिस्टिल्ड वाटर मिल जाए, पर सारी डिस्टिल वाटर दूसरे बच्चों ने अपने ट्यूब धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और मैक्स का डिस्टिल वाटर भी खत्म हो गया था। तुम क्या कर रही थी? मैक्स ने मुझे झपटा और फिर मुझे खींचते हुए सिंक के पास लेकर आया और फिर मेरा हाथ धोने में मदद करने लगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। जब उसने मुझे छूकर मेरे हाथों के वह केमिकल को धोने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इलेक्ट्रिक का झटका मुझे लग रहा है। सिल्वर नाइट्रेट मेरी त्वचा के लिए हानिकारक है। इससे मेरी त्वचा कुछ दिनों के लिए दाग रह सकता है, पर अजीब बात यह थी कि फिलहाल मुझे इसकी चिंता नहीं थी। कहानी मैक्स की जुबानी। लूना माथुर सुबह सुबह क्लास के अंदर आई। मैं खुद को उसकी ओर देखता हुआ पाया।
जब वह चलकर अपने डेस्क पर आ रही थी और उसके होंठ पतली रेखा बना रखी थी। दूसरे जो भी उसके ऊपर ध्यान देते थे उसके लिए असुविधाजनक थे। खुद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ, बल्कि आसपास के लोग जो उसे देख रहे थे उसे परेशानी हो रही थी। लड़के उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह कोई नमूना है जो कि इतना महंगा है कि उसे हासिल नहीं किया जा सकता, और इस बात से वह लोग झुंझलाए हुए थे और लड़कियों के चेहरे पर चिढ़ नजर आती थी जब भी वे उसको गुजरता देखती है, पर वह कुछ नहीं कर सकती बल्कि उसे देखती है जैसे कि वो जानना चाहती है कि लूना क्या पहन कर आई है। मैंने उसे टीवी पर देखा है और मुझे लगता है कि यह बिगड़ी हुई लड़की है, यह भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। वह उस अरबपति देव माथुर और फेमस गायिका नेहा शेट्टी की सबसे छोटी औलाद है और मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि उसे काफी दुलार मिलता है और उसका बड़ा भाई उससे 8 साल बड़ा है। अब तक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बिगड़ी हुई लड़की है और मेरे साथ कल केमिस्ट्री लैब में ऐसा व्यवहार किया कि मैं उसके लिए सरदर्द हूँ, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया। हाँ, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। अब मैं यहाँ हूँ तो अपने नए क्लासमेट से दोस्ती करने में मुझे कोई परहेज नहीं है, खासकर वह जो मेरे सामने बैठी हुई है। पर वह मुझे दीवार की परेशान करने वाली मक्खी समझ रही है। वह देखने में खूबसूरत है, भले ही इतनी बिगड़ी हुई है, पर समझ नहीं आता कि उसकी उपस्थिति हम सबका ध्यान क्यों खींचती है। उन लड़कों के चेहरे की झुंझलाहट मुझे समझ में आती है क्योंकि लूना ऐसे दिखाती है जैसे हम उसकी दुनिया के है ही नहीं। मुझे यह मानना होगा, टीवी से ज्यादा असली जिंदगी में खूबसूरत लगती है। मुझे यह बात पहले ही सोचनी चाहिए थी, इसलिए मैं उसे देखता रहता हूँ लंबे समय के लिए, जितना मुझे देखना नहीं चाहिए, जो मैंने केमिस्ट्री लैब में किया था। मैंने शायद अपना ऐसा इंप्रेशन बनाया है कि मैं कोई रेंगने वाला जीव हूँ, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो उसके अंदर कुछ अतिरिक्त खूबसूरती नहीं है। भूरे बाल हैं कंधे तक, हल्की सांवली त्वचा, स्वाभाविक कदकाठी, काफी छोटे होंठ जिसमें एक मुस्कुराहट तक नजर नहीं आती है, जरा भी सेक्सी नहीं है। आंखें चॉकलेट जैसी है जो और भी दूसरी सारी लड़कियों के होते हैं, उसमें कुछ भी खास नहीं है। इसलिए मेरी आंखों को कहीं और होना चाहिए, उस पर नहीं। ठीक उसका उल्टा ही हो रहा है। लूना अपने सीट में आकर बैठ गई और मैं वह खुशबू को अनदेखा करने लगा जो उसके आने से यहाँ फैल गई थी, कुछ वेनिला जैसी। इससे मुझे बहुत मीठी कुकीज याद आने लगी जो कि ओवन से अभी अभी निकलकर आया हो, बिल्कुल गर्म ताजा। मुझे इस बात से परेशानी होना चाहिए। हमारी इंग्लिश टीचर आ गई और मैंने देखा यह लड़की हर एक चीज लिख रही है जो टीचर के मुंह से निकल रहा है। यह तो बहुत हास्यकर है, कोई ऐसे कैसे याद कर सकता है। मैं कभी नोट्स नहीं लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ध्यान से सुनने का, चाहे कितनी भी जरूरी चीज क्यों ना हो। क्लास के बाद टीचर ने कहा तुम्हें बृहस्पतिवार तक अगले असाइनमेंट जमा करना है और पिछली बार की तरह जोड़ी में काम करना है। कोई भी बायोग्राफी की बुक उठा लो और उसे अच्छे से पढ़ो, फिर उन पॉइंट्स के नोट बनाओ जो यह बायोग्राफी बुक में ज़्यादा मेंशन किया हुआ है और पार्टनर बनाकर एक दूसरे से मिलजुल कर यह काम करना, और उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। मैं अपनी आंखें घुमाने लगा क्योंकि यह दोबारा हो रहा था। मैं अकेला हूँ जिसके पास कोई पार्टनर नहीं है सिवाय मैक्स। तुम लूना के साथ पार्टनर बनोगे क्योंकि उसके साथ भी पार्टनर नहीं है। मेरे कहने से पहले ही सर ने कहा क्योंकि कोई इस घमंडी बिगड़ैल लड़की से टीम बनाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इसे लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे इस बार बात कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इससे नफरत है कि मैं कोई टीम वर्क करूं और अपने पार्टनर से बात न करूं। जैसे ही सर चले गए सारे बच्चे इधर उधर होने लगे क्योंकि लंच ब्रेक था। तभी मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा किस्मत खराब है ना, यह जानते हुए कि वो मेरा साथ खुशनुमा महसूस नहीं करती, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। काश मेरे पास होता। मैंने काफी रूखे तरीके से उससे कहा। मुझे लगा काफी गुस्से से मेरी ओर देखेगी, पर वह काफी अबाक होकर मेरी ओर देखने लगी। मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसे अपराध बोध हो रहा हो। चलो इसे जल्दी कर लेते हैं, मैंने कहा। इस बात को अनदेखा करके
कि वह मुझे कैसे घूर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था वह मुझसे माफ़ी मांग रही है, भले ही वह कुछ कह नहीं रही थी। मुझे उसका करुणामय तरीके से देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या कोई किताब लेना चाहती हो या नहीं? मुझे लगता है लाइब्रेरी में तुम्हें सारे बुक्स मिल जाएंगे। मैं उसको जांच रहा था, ऐसा लग रहा था वो निगल रही है। ऐसा लगता है वह मुझे इतनी नफरत करती है कि मेरे साथ दिखना नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है कि वह हेडलाइन बन जाएगी कि लूना माथुर अजनबी लड़के के साथ लाइब्रेरी में पाई गई है। जैसे कि उसे चिंता है कि स्कूल में कोई गुप्त रिपोर्टर है। उसके माँ बाप उसके लिए एक बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख देते जो उसको पहरा दे? मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। एक किताब की दुकान है जो मुझे बहुत पसंद है। उसके पास ऐसा क्षेत्र है जहाँ बायोग्राफी भी मिलेगी। मेरी अनिच्छा को देखते हुए वो अपने निचले होंठ काटने लगी। सच पूछो तो मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने अपनी उंगलियों से डेस्क में थपथपाते हुए पूछा, तो क्या स्कूल के बाद मिले? सांस छोड़ते हुए अपने उंगलियों से बालों को सहलाता हुआ फिर कहा, स्कूल के बाद मेरा फुटबॉल का ट्रायल है। इसे सुनने के साथ वो थोड़ी पीछे हटी, पर कुछ ही सेकंड में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। उसे यह कहते हुए मैं दूसरे क्लासमेट के साथ निकल पड़ा जो मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरा स्वागत के लिए तैयार थे। मेरे दोस्त खाने की बात कर रहे थे, पर मुझे तो उन वेनिला कुकीज की याद आ रही थी और इसमें गलती लूना माथुर की थी। दोस्तों, क्या लूना सच में अमीर बाप की घमंडी और बिगड़ी हुई औलाद है, या उसके साथ स्कूल में बुली किया जा रहा है? क्या होगा जब मैक्स को उसकी असलियत पता चलेगी? वह उसका साथ देगा? क्या उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।